हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितिका आइमा है और मैंने यूपीएससी सीएससी 2023 में 33rd रैंक ऑल ओवर इंडिया अचीव करी है। लेकिन इससे पहले मैंने टोटल 3 बार मेंस दिया हुआ है। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, इसका पूरा आइडिया यही है आपको, जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं या रिपीटर्स हैं, बट लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 3 वीक्स जैसे जो अब बचेंगे आपके पास, बिकॉज मेंस इस बारी काफी जल्दी हो रहा है, तो उसमें क्या चीजें हैं जो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो इन 3 मेन से मैंने हर एक मेंस में ना कुछ नया रियलाइज किया। मतलब कुछ ना कुछ गलती हमेशा पकड़ में आ जाती थी, तो ये उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। तो मैंने कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं, दो चार डूज एंड दो चार डोंट्स को डिस्कस करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बहुत ही बेसिक गलती होती है जो ना बार बार होती है, वो हम एटलीस्ट रिपीट ना करें। तो पहला जो डू है हमारा, उससे बात करते हैं। पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 5-10 ईयर्स। इसका क्या मतलब है कि जो चीज आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, विच यू मस्ट डू, इज दैट लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। अब अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं, बिल्कुल ही आपके पास टाइम नहीं है, तो यू कैन जस्ट ब्रेनस्टॉर्म देम ऑल्सो, बट यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मतलब यू रियलाइज कि आउट ऑफ 20, 5-6 क्वेश्चन आर वेरी इजी, 5-6 क्वेश्चन आर मॉडरेट, कुछ 3-4 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे हो जो बिल्कुल ही बाउंसर टाइप्स हो। तो इस तरह से पेपर का ब्रेकडाउन आपको आइडिया होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वाइज भी जीएस में आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादातर से एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, या अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के आते हैं तो उस साल जो डिजास्टर हुआ होता है ना, यूजुअली यू रियलाइज उसी से आते हैं। तो जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ था जब उत्तराखंड में, तो उस साल उसी पे एक क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली। तो और उस साल ना वही क्लाउड बर्स्ट वाले इवेंट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केस स्टडी जीएस 4 में एथिक्स में भी आई थी। तो ये ना थीम एनालिसिस है। ये थीम एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ हद तक से इट इज रॉन्ग टू से कि वी कैन प्रिडिक्ट द पेपर, बट काफी ज्यादा आप ना इंपॉर्टेंट थीम जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार इस साल ना ये चीजें हुई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो यूर एबल टू मेक श्योर कि वो मेरा स्किप ना हो जाए, वो मैं रिवाइज करना ना भूल जाऊं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस आंसरिंग ऑल्सो। अगर आपके पास टाइम है तो हम एफएलटीज लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इनको ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। नेक्स्ट डू की बात करते हैं। इट इज एफएलटी इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज which I was just mentioning. Now, why is this important is, see, this is what I have done in my second attempt. और मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत बढ़िया तरीका काम करता है, और इसको मैं दोबारा करा, मैंने सेम चीज फॉलो करी थर्ड अटेम्प्ट में भी, एंड आई वाज एबल टू सी कि ये टाइम टेस्टेड है। मतलब तरीका ये है कि वील डू एन एफएलटी एवरी ऑल्टरनेट डे। बाय दिस टाइम मेरा रिवीजन हो गया था, और ये लास्ट के वही 15-20 दिन की स्ट्रैटेजी थी। अगर आपका नहीं हुआ है रिवीजन, सो यू कैन मेक इट लाइक कि मैं एफएलटी हर 4 दिन पे कर लूंगी, पर आपको एक एफएलटी तो करना है। और ये जो एफएलटी है ना, इट इज मोस्ट आइडियल, और इट शुड बी बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू इटसेल्फ। तो मान लो कि मैं जीएस 2 का एफएलटी लगाने वाली हूँ, तो आप जीएस 2 का एक रैंडम पेपर उठा लो, जीएस 2 2021 सीएसई में जो आया था वो करेंगे। तो आप कहोगे कि हो सकता है कि आपने तो पहले वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में कर लिया था कभी, से 1 महीना पहले। इट डजेंट मैटर। सी, इट इज इवन बेटर इफ यू सॉल्व दोज क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज मेरे को ना इस एफएलटी से ये नहीं करके देखना कि मुझे कितना आता है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी मुझे आता है वो मैं टाइम में लिख पा रही हूँ। सो इट इज बेटर दैट अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व भी कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको एफएलटी के फॉर्म में लगाओ। क्योंकि अब क्या होगा, अब आपको सब कुछ पता होगा ना, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि बहुत पॉइंट्स याद करने में या क्वेश्चन समझने में टाइम नहीं जा रहा है। मुझे फोकस करना है कि मैं इसको कितनी जल्दी 3 घंटे के अंदर कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट द एम इज। एवरी ऑल्टरनेट डे आई से, बिकॉज इससे ये होता है कि ना, अभी तक हमारा जो माइंड है वो सोचने की क्षमता में आज, मतलब वो माइंड रनिंग हो गया है, लेकिन हमारा हाथ उसकी स्पीड को कैचअप नहीं कर पाया। बिकॉज व्हाट विल हैपन समटाइम्स इन मीन्स इज यू आर थिंकिंग फास्टर देन योर राइटिंग। उसका फिर वही है कि कोई फायदा नहीं है, वो लैग आ जाता है, लिखते लिखते आपको टाइम तो लगे जाएगा, तो आपका पेपर सही टाइम से सॉल्व नहीं होता, ऑल्दो योर माइंड इज वर्किंग वेरी फास्ट। तो इन दोनों को सिंक में लाने के लिए जितने हो सके उतने एफएलटीज दीजिए इस बार। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ऐसे को नहीं छोड़ना है। वाई एम आई मेंशनिंग दिस इज, क्योंकि अगर आप ट्रेंड्स देखोगे लास्ट 1-2 साल में, ऐसे की स्कोरिंग को, आई डोंट नो हाउ दे हैव डन इट, बट दे हैव रिड्यूस इट कंसिडरेबली। इवन जो टॉपर्स टॉप 50 में रैंक ला रहे हैं, 100 में ला रहे हैं, उनके ज्यादातर लोगों के ऐसे का स्कोर बहुत कम ही था। इट वॉज समवेयर बिटवीन एन एवरेज में 100 से 110, जबकि पहले ऐसे जाता था बहुत इजीली, समवट
ओवर 135, और 150 भी आ जाता था लोगों का जिनकी अच्छी रैंक आती थी। तो मैं 150 से उनको कम कर दिया 110 में। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे को मतलब ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एन एवरेज स्टूडेंट जो पहले शायद 110 ले आता, वो अब इससे 30-40 नंबर कम ला रहा है, वो 70s में और 80s में ला रहा है। तो उससे रैंक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट यू टू निग्लेक्ट इट, क्योंकि हमें लगता है कि अब तो लास्ट माइल पे आ गए हैं, अब जीएस का सब रिवाइज कर लेंगे, ऑप्शनल सब कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना। ऐसे अगर पूरा लिखने का टाइम नहीं, इट्स ओके, ब्रेनस्टॉर्म करते रहो। बिकॉज क्रिएटिव माइंड जो है ना हमारा, एग्जाम की प्रिपरेशन में आपने इतना रोट लर्निंग करनी है, आपने इतना स्ट्रक्चर राइटिंग ऑफ आंसर्स ये सब करना है, कि आपका लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और आपका क्रिएटिव माइंड कहीं ना कहीं यूज नहीं कर रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए वो क्रिएटिव माइंड वापस ऐसे में चाहिए। वो तभी आएगा जब आप दोबारा से ऐसे इसको उठाएंगे, टॉपिक को पकड़ेंगे, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका आउटलाइन वगैरह लिखिए अच्छे से, और करिए, इसको टाइम दीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज मेडिटेशन और सेल्फ टाइम से। आप इस पेपर में लास्ट का जो ये 20-21 डेज बचेंगे, पूरे दिन पढ़ने वाले हो ऑलमोस्ट, है ना। बहुत ही कम होगा ऐसा कि आप कुछ अपने लिए टाइम निकाल पाओ। जो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं, आप देखोगे लास्ट पे बहुत ही कम हो जाता है वो। और कई बार तो हम बंद ही कर देते हैं कि लास्ट 1 मंथ ना रिस्क नहीं लेते, कि कई बार इंजरी हो जाती है तो जिम भी नहीं जाएंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो मतलब फिजिकली हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पूरी बॉडी है ना वो टेंस हो जाती है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई टेल यू मेडिकली व्हाट हैपेंस इज, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जब हम बैठ के पढ़ते रहते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है। तो नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस में आता है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो उसको, जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज आपको आ सकते थे, वो रोक देता है। तो इसके लिए ना बेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा करो, एवरी नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप आप डी स्ट्रेस करो, है ना। ये लोग सब समझते हैं कि स्ट्रेस आ जाता है उसको हटाना, उसको हटाएं कैसे। बहुत सारे तरीके हैं यार। वन ऑफ द वेज इज मेडिटेशन विच इज टाइम टेस्टेड। बहुत सारे लोग इसको वाउच करेंगे कि ये काम करता है। अनदर वन इज सिंपल योगा, रिलैक्सिंग वाले जो होते हैं, बिल्कुल एकदम लाइट स्ट्रेचेस लगा लो, यूट्यूब पे डालो सिंपल स्ट्रेचेस, लाइट स्ट्रेचेस बिफोर स्लीपिंग, और एक 20-25 मिनट्स का वीडियो आप आराम से बैठ के कर सकते हो। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई लोगों को एग्जाम में पेपर लिखते टाइम नेक में पेन आ जाता है, कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो वापस आ जाता है, कई लोगों को शोल्डर में पेन आता है, लोअर बैक में पेन आता है। और जब आप एग्जाम हॉल में जाके 6-6 घंटा लगातार लिखोगे तो आपके हाथ में, कमर में ये सब स्टिफनेस पेन आते हैं, और ये अफेक्ट कर सकते हैं ना हमें एग्जाम लिखते वक्त, ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं मतलब। तो उससे अच्छा है कि अभी से इसको टैकल करते हैं, लाइट स्ट्रेचेस करते हैं, बॉडी को रिलैक्स होने देते हैं और स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। तो यू रियलाइज, चाहे जर्नलिंग कर लीजिए अगर आप और कुछ नहीं करते तो डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। यू सी कि जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हो तो यू विल वेक अप विद अ फ्रेशर माइंड, प्लस इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग आंसर्स बेटर ऑल्सो। ये एक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, डी रेगुलेशन की चीज है, ये मेडिसिन में आती है, बट इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट निग्लेक्ट इट। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ चीजों की जो आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है, द डोंट्स दैट यू मस्ट नॉट डू नाउ। ठीक है, विच इज नंबर वन इज, प्लीज डू नॉट रन आफ्टर एनीथिंग न्यू। है ना, लास्ट 20 के दिन में आप नया क्या ही पढ़ सकते हो, और आपको क्यों ही पढ़ना है, जो आपको आता है, इवन इफ इट इज 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर, है ना, इट्स फाइन। Even if it's 80% of syllabus, if you, whatever you know, you're able to write it well, तो it will be much more beneficial than trying to come up with सब कुछ नया नया पढ़ लेती हूँ और जो आता है वो भी अच्छे से नहीं लिख पाए, तो फिर क्या फायदा है। Another thing that I've seen people do right now is कि जैसे आपने पहले तो एक सब्जेक्ट, मान लीजिए पॉलिटी है, वो आपने कहीं से पढ़ लिया था, तो आप पॉलिटी को सोचते हो कि यार अब ना रिवाइज ना नए सोर्सेज से कर लेती हूँ, इस अच्छी कोचिंग का भी मटेरियल है यहाँ से कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरा छूट गया हो, तो यहाँ से करूंगी तो वो भी हो जाएगा। तो ये सब इन चीजों का टाइम नहीं है यार। जहां से आपने पहले पढ़ा है वहीं से रिवाइज करना है, नए सोर्स नहीं ढूंढना। और चाहे कम पढ़ा हो चाहे ज्यादा पढ़ा हो, जितना पढ़ा है उसी पे स्टिक करना है। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ नाउ। नेक्स्ट देखते हैं जो नहीं करना, दैट इज टेकिंग क्रिटिसिज्म टू द हार्ट। ये मैंने देखा कि व्हाट इज हैपनिंग इज, मेरे साथ तो नहीं हुआ था, लकीली लकीली आई वाज अवेयर ऑफ दिस, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो, जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप अपना आंसर इवेलुएट करा रहे होंगे इस टाइम पे, हो सकता है ना, अपने आंसर राइटिंग का कुछ सीरीज वगैरह ज्वाइन किया हो। तो वहाँ टीचर्स बैठे हैं, उनका काम है कि आपकी छोटी से छोटी स्लाइटेस्ट मिस्टेक भी आपको निकाल के देना, है ना, वो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। पर आप क्या सोचते हो कि यार एक आंसर लिखा था 10 मार्कर, उसमें भी 5-6 गलतियां निकाल दी है, शायद तो मेरा आंसर किसी काम का ही नहीं है, शायद तो मुझे आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू राइट, एंड आई एम नॉट डूइंग वेल। ऐसा नहीं है, वो आंसर वेल ही होगा, वो अच्छा ही होगा, पर
टीचर का तो काम है ना उसको और बेटर बनाना। तो इससे आपको कभी भी मतलब डिजेक्टेड रिजेक्टेड और ऐसा क्रिटिसाइज फील नहीं होना कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। अगर आपको फेक भी करना पड़ता है ना अपने आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कि मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लिख रही हूँ, मेरा हो जाएगा, तो आप फेक कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए फॉर एनी रीजन। अगर आपको नए को बहुत सारे लोग होंगे जो नए नए टेस्ट या मॉक्स या ऐसे एफएलटीज में देते होंगे इस टाइम पे, अगर आपको देने हैं तो बस इस इंटेंशन से देना कि मुझे अपना आंसर की टाइमिंग की, पेपर के टाइमिंग की, एग्जाम हॉल में बैठने की उस स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करना है। डू नॉट गिव इट विद दिस इंटेंशन कि ये टीचर ना मेरा आंसर अब बेटर करा दे। अब बेटर बेटर करने का इतना टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज नाउ यू माइट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बेटर डू समथिंग वर्स। है ना, जो आता है वो भी अनलर्न करने लग जाओगे इस टाइम पे कुछ नया सीखने के चक्कर में, तो इट विल नॉट बी गुड। जितना करा है उसको बल्ले बल्ले से करो बस। फॉरगेट योर ऑप्शनल फॉर जीएस। प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर ऑप्शनल फॉर जीएस। क्या होने वाला है ना, कई लोग इस टाइम पे कैसे सोचेंगे कि देखो पहला कौन सा एग्जाम देना है, पहला तो जीएस का पेपर देना है, तो उसकी तैयारी अब रिवीजन शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑप्शनल में तो मेरे पास 5-6 दिन मिल जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन ऑप्शनल की जो वेटेज है वो जीएस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और ऑप्शनल में जो स्कोरिंग लाने का पोटेंशियल है वो जीएस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट एवर लेट इट गो। है ना। अब आप ये जरूर कर सकते हैं कि हम ऑप्शनल को थोड़ा, कि मेरा जीएस तो यार रिवाइज करना जरूरी है और ऑप्शनल में बहुत लास्ट 2-3 महीने से मैं यही कर रही हूँ, तो आप उसको कम कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप उसको बिल्कुल छोड़ मत देना इस टाइम जीएस को पकड़ने के चक्कर में। स्लोली स्लोली मूव फ्रॉम ऑप्शनल टू जीएस। ऑप्शनल का रिवीजन करते रहिए, चाहे आपके पास कोई यूट्यूब वीडियोस है उसके थ्रू उसको सुनते रहिए, कि मतलब वो बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और रिवाइजिंग योर जीएस। लास्ट 5 दिनों में, 4-5 दिनों में अगर आप ऑप्शनल बंद भी कर देते हो चलेगा, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि 1 अगस्त आती है आपने छोड़ देना है। नहीं, आपने ऑप्शनल रखना है एटलीस्ट टिल 15 अगस्त, कीप इट। फिर 15 से 20 सेकेंड में थोड़ा जीएस पे अगर ज्यादा फोकस भी करते हो आफ्टर मेकिंग श्योर योर ऑप्शनल इज वेल प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है, दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी स्लीप। आई डोंट मीन आवर्स ऑफ स्लीप हियर, क्वालिटी जस्ट मीन्स कि वेल रेस्टेड होना चाहिए इंसान। इवन इफ यू आर एबल टू स्लीप जस्ट 6 आवर्स अ डे, इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन आपका वो 6 आवर्स जो है नॉन डिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी स्लीप की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन यू वेक अप यू शुड बी फ्रेश। कई बार क्या होता है ना, हम एग्जाम में देखते हैं कि आप सो तो रहे हो, 8-8 घंटे भी सो रहे हो, बट जब आप उठते हो तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रेश यूर इवन मोर टायर्ड। तो मतलब वो अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं मिल रही है आपको। तो उस पे फोकस करिए, क्योंकि जब तक ब्रेन रेस्ट नहीं करता रात को उस स्लीपिंग वाले टाइम में, तो वो अगले दिन बढ़िया आउटपुट देने के लिए तैयार भी नहीं होता है। और ऐसा कई लोगों के साथ होगा कि वंस द एग्जाम स्टार्ट्स तो रात को नींद नहीं आती है, कई बार एंजाइटी हो जाती है, कई बार रिवीजन करने का टेंशन हो जाता है, बहुत लेट सोते हैं। तो उन 5-7 दिन ना आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो एटलीस्ट उससे पहले का ये जो टाइम है उसमें मेक श्योर दैट यू आर रेस्टिंग योर ब्रेन वेल। इसका एक और चीज होता है क्वालिटी स्लीप का। इट इज सेड दैट यू हैव टू स्लीप एट द सेम टाइम एंड वेक अप एट द सेम टाइम। सो इवन इफ सपोज आप 6 घंटे दे पा रहे हो सोने को, फाइन। अगर आप 12 से 6 सोते हैं तो प्लीज रोज इसको हैबिट में डाल दो कि 12 बजे सोना ही है सब बंद करके और 6 बजे सुबह उठना है। तो एक बार ये ब्रेन का स्लीप साइकिल फिक्स हो जाएगा ना, तो यू रियलाइज कि बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स एक्सेट्रा वो कम हो जाते हैं। एंड इसका इम्पैक्ट आपको भले ही डायरेक्टली ना पता चले, बट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर कॉग्निटिव एबिलिटी, एंड आप कितना अच्छे से जो आपने पढ़ा था, जो मेमोराइज किया था, उसको एग्जाम में याद कर पाते हो। तो इसको करके देखिए। दैट इज अबाउट इट रिगार्डिंग द डूज एंड डोंट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश ये करना कि इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैंने पढ़ लिया है उसको इंटरनलाइज करूं। बहुत सारे नए नए इनपुट्स नहीं चाहिए अलग अलग लोगों के, कि आप भी कुछ बता दो, आप भी कुछ बता दो। नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है यार कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपने पढ़ रखा है अगर आप उतना ही अच्छे से लिखा है तो यू विल बी समवेयर इन द लिस्ट। तो इस चीज को भरोसा करते हुए ना, अपने आप को, सेल्फ डाउट का टाइम नहीं है ये, सेल्फ क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है ये। चाहे पूरी दुनिया भरोसा करे ना करे आप पे, आपको तो अपने आप पे करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम ऑफ कॉन्फिडेंस। हर लेवल पे इसमें कॉन्फिडेंस काम आता है, एंड इट इज अ जॉब ऑल्सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उसको अभी से अपने अंदर डालो। एंड उस कॉन्फिडेंस के लिए आई आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी उतनी हो उस लायक। और जो नहीं है, जिसका जो जहाँ पे भी है सब प्रिपरेशन में, अब वो सब भूल जाना है, अब अपना बेस्ट दे के आना है। And wishing you all a very, very good luck.